Good morning, dear student. Myself Anil Kumar Chandolia, Assistant Professor, Government College, मेहता सिटी। आशा है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम प्राणी विज्ञान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो न आपके पास कोर्स के लिए बल्कि आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो ना आपके जूलॉजी के अंदर बल्कि वो आपके बॉटनी के अंदर और आपके थ्योरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हम आज बात करेंगे आपके जेनेटिक्स या जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की इस महत्वपूर्ण शाखा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिकी होती क्या है, आनुवंशिकी का प्रारंभ कब से हुआ, उसके बाद में हम इसके जो फाउंडर थे ग्रेगर जोहन मेंडल उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली जो आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझनी जरूरी है, बेसिक्स, जो वो हम आज इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आनुवंशिकी में हम अध्ययन किस चीज का करते हैं। तो आनुवंशिकी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दो महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करते हैं। और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे पहली चीज हम बात करते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर हम करते हैं आपके वेरिएशन। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस को हम कहें हिंदी के अंदर वंशानुगति, और आपके वेरिएशंस का मतलब है विभिन्नताएं। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? आपकी आनुवंशिकी कहलाती है। अब इन दो शब्दों की हम बात करें, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस हम किसको कह रहे हैं, वेरिएशन हम किसको कह रहे हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है वंशानुगति कि प्रत्येक जीव के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो इस स्थानांतरित होने के गुण को ही हम क्या कहते हैं? वंशानुगति कहते हैं। या साधारण शब्दों में कहें कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? आपका वंशानुगति कहलाता है। दूसरी चीज विभिन्नता। विभिन्नताओं का मतलब है कि एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, या मैं कहूं कि एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी क्या होती है? असमानताएं पाई जाती है। या और बड़े मैं बात करूं तो एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में जो असमानताएं पाई जाती है उन असमानताओं को हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की हम बात करते हैं कि विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। एक विभिन्नताएं होती है जिनको हम कहते हैं आपके कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं, इंग्लिश में इसको हम कहें तो सोमेटिक वेरिएशन। और दूसरी जो विभिन्नताएं होती हैं उनको हम कहते हैं जननिक विभिन्नताएं, या इंग्लिश में हम कहें तो जर्मिनल वेरिएशन। तो दो विभिन्नताओं की हम बात करें, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन मतलब कि जो विभिन्नताएं जंतु के कायिक द्रव्य में उत्पन्न हो रही हैं उन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। और ये कायिक विभिन्नताएं जो होती हैं वो कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। हम ये कहें कि
कायिक विभिन्नताएं हैं वो अन्य आनुवंशिक होती है। मतलब एक ही पीढ़ी में जब उत्पन्न होती है तो उस पीढ़ी में उत्पन्न, और जब वो उस पीढ़ी का जिस सदस्य के अंदर ये विभिन्नता उत्पन्न हुई तो उसकी मृत्यु के साथ ही उस जाति से क्या हो जाती है, आपके विलुप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो कायिक विभिन्नताएं हैं वो कभी भी आगे की पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं। लेकिन जब जनिक विभिन्नताओं की बात करते हैं तो जनिक विभिन्नताओं में हम कहते हैं कि जननिक विभिन्नताएं ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो जंतु के जननिक द्रव्य में संपन्न होती हैं। और जननिक द्रव्य में संपन्न होने के कारण, क्यों? क्योंकि जननिक द्रव्य है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो इस कारण ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। मैं आपको एक बार ले चलता हूं लामार्कवाद की तरफ। जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उद्विकास पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है उद्विकास के अंदर लामार्किज्म आपने पढ़ा है, लामार्कवाद आपने पढ़ा है, या आपने पढ़ा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का सिद्धांत जिसे कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ये सभी नाम लामार्कवाद के नाम से जाने जाते हैं। तो लामार्क एक बात कहते थे कि जंतु है वो अपने जीवन में जिन भी लक्षणों को या जो भी लक्षण उनके जीवन में विकसित होते हैं वो लक्षण आगामी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति कि जो भी लक्षण जीव ने अपने जीवन काल के दौरान अर्जित किए हैं उन सभी लक्षणों की आगामी पीढ़ी में क्या होती है, वंशानुगति होती है। यह सिद्धांत लामार्कवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसी सिद्धांत की काफी सारी आलोचनाएं भी आप पढ़ते हो, और हम जब उसका संक्षेप, उसका सार पढ़ते हैं तो ये चीज हम पढ़ते हैं कि जब उसकी आलोचना हुई थी तो आलोचना के अंदर एक वैज्ञानिक थे ऑगस्ट विजमान। और ऑगस्ट विजमान ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को हम जानते हैं जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी। उस थ्योरी के अनुसार ऑगस्ट विजमान क्या कहता है कि जंतु के जीवन में जितनी भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो सभी विभिन्नताएं आगामी पीढ़ियों के अंदर स्थानांतरित नहीं होती। वो कहता है कि जंतु के शरीर में दो तरह के द्रव्य मौजूद होते हैं, एक द्रव्य कायिक द्रव्य होता है और दूसरा द्रव्य कौन सा होता है, जनन द्रव्य होता है। तो जो कायिक द्रव्य के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो विभिन्नताएं जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जंतु के जनन द्रव्य में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो विभिन्नताएं आगामी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी दुर्घटना के अंदर हाथ या पांव या उसके शरीर का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका हाथ कट गया है, उसका पांव कट गया है, उसकी आंखें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उसकी आने वाली संतति के अंदर ऐसा नहीं है कि जो संतति होगी वो बिना हाथ की होगी, बिना पांव की होगी, क्षतिग्रस्त आंखों वाली होगी, वो बिल्कुल सामान्य होगी। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है वो कहाँ पे उत्पन्न हुई है, वो कायिक द्रव्य के अंदर उत्पन्न हुई है। इस कारण वो विभिन्नताएं आगामी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं हुई। लेकिन अगर उसके जनन द्रव्य में कोई विभिन्नता उत्पन्न हुई है तो जनन द्रव्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या होती है, वंशानुगत होती है। अब उसके बाद में हम बात करें कि ये जो जननिक विभिन्नताएं हैं, ये जननिक विभिन्नताएं भी दो प्रकार की होती है। ये भी दो प्रकार की, एक सतत विभिन्नताएं या जिनको हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, और दूसरी हम बात करते हैं असतत विभिन्नताएं या जिसको हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये दो प्रकार के, क्लियर? यहां तक वेरिएशंस की हम बात करें, दो तरह के वेरिएशंस की हम बात करें, जिसके अंदर एक हम सोमेटिक वेरिएशंस की बात कर रहे हैं और एक हम बात कर रहे हैं आपके जर्निक वेरिएशंस की या जर्मिनल वेरिएशंस की। और जर्मिनल वेरिएशंस को भी हम आगे डिवाइड करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन सतत विभिन्नताओं में और आपके डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन असतत विभिन्नताओं के कारण। अब हम बात करें सतत विभिन्नताएं,
नाम से ही समझ में आ रहा है, लगातार जो कंटिन्यूअस होती है। और ये कंटिन्यूअस जो वेरिएशंस होती हैं, ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस किसके कारण होती है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना है। जब हम जेनेटिक्स में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसको हम कहते हैं जीन विनिमय। और जीन विनिमय जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, और सेल डिवीजन में जब आपने मियोसिस पढ़ा था, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर जब आपने प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाएं आपने बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो हम बात करते हैं कि जो पेकाइटीन उप अवस्था होती है, उस पेकाइटीन उप अवस्था के दौरान ये जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण किस संदर्भ में है कि अगर हम कहना चाहें कि अगर ये प्रकृति में जीन विनिमय जैसी कोई परिघटना नहीं होती तो क्या होता? तो अगर जीन विनिमय जैसी परिघटना प्रकृति के अंदर मौजूद नहीं होती तो एक ही जाति से उत्पन्न होने वाले समस्त सदस्य होते, वो क्या होते? पूरी तरह से कैसे होते? सिमिलर होते, समान होते। तो जीन विनिमय क्या है? जीन विनिमय विभिन्नताएं उत्पन्न करने का स्रोत है। दूसरी बात करें असतत विभिन्नताएं, जो लगातार नहीं होती, असतत डिसकंटिन्यूअस होती है, अचानक अकस्मात उत्पन्न होती है। और ये असतत जो विभिन्नताएं होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो उत्पन्न होती है आपके उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। तो क्लियर बच्चों, यहां बात कर रहे हैं सतत विभिन्नताएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। हर पीढ़ी के अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है? आपके जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के कारण हो रही है। और ये क्रॉसिंग ओवर कब संपन्न हो रही है घटना? कि जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर जब प्रोफेज फर्स्ट की हम बात करते हैं, पूर्वावस्था प्रथम की हम बात करते हैं, तो पूर्वावस्था प्रथम को हम 5 उपावस्थाओं में बांटते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पैकिटीन उप अवस्था के दौरान ये जीन मध्यमता की परिघटना क्या होती है? आपके परिलक्षित होती है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में एक फेमस वैज्ञानिक की हम बात करेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था क्रॉसिंग ओवर के बारे में। और दूसरी असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं किसके कारण हो रही है? आपके उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण। और उत्परिवर्तन में म्यूटेशन हम किसको कह रहे हैं? कि आनुवंशिक पदार्थ में अकस्मात या अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? आपके उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो अब एक शब्द यहाँ पे आया है, क्रॉसिंग ओवर। तो इस क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो हम बात करें क्रॉसिंग ओवर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो समजात गुणसूत्रों के मध्य, दो समजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। और गुणसूत्र के ऊपर क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थल उपस्थित होते हैं जिनको हम लोकस कहते हैं। और उस लोकस के ऊपर क्या उपस्थित होती है? आपकी जीन उपस्थित होती है। तो या हम दूसरे शब्दों में ये भी कहें जीन विनिमय, जीनों का क्या होना? चेंज होना, एक्सचेंज होना। और वो जीन कहां उपस्थित है? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है। कहां पे उपस्थित है वो? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पर वो आपके उपस्थित है, समजात गुणसूत्रों के ऊपर ये उपस्थित है। अब बात करें कि समजात गुणसूत्र होते क्या है? आप जब भी जेनेटिक्स में बात करोगे तो बार बार आप बात करोगे कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पर जीनों का आदान प्रदान होता है, जीनों का एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज के फलस्वरूप जो परिघटना दृष्टिगोचर होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर आपके वेरिएशंस के लिए क्या होती है? और वेरिएशंस भी कौन सा? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस के लिए क्या होते हैं? स्रोत होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हम बात करें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते क्या है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी
की बेसिक्स में मैं आपको लेके चलता हूं कि किसी भी संतति का जो निर्माण होता है, किसी भी इंडिविजुअल का निर्माण होता है, तो इसके निर्माण के अंदर दो कोशिकाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और वो कौन सी होती है? एक तो होता है स्पर्म और दूसरी क्या होती है? ओवम। ओवम माता से प्राप्त होता है और स्पर्म कहां से प्राप्त होता है? फादर से। ठीक है। और होते कैसे ये नेचर के अंदर? हैप्लॉइड। मतलब कि इनके अंदर इनका जो निर्माण होता है वो निर्माण किससे होता है? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से। ये आपने पढ़ा है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। और गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, वो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जो डिवीजन होता है, वो डिवीजन कौन सा होता है? आपका मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के दौरान जो उत्पन्न आपकी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? आपके हाफ हो जाते हैं। तो मैं बात करूं कि मानव की प्रत्येक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 46। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, भी हम बात करेंगे। तो जब इसके अंदर मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ जो सेल्स बनती है नई, उस नई सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो कितनी होती है? आपके 23 होती है। तो ये जो आपके फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बने हैं स्पर्म और ओवम, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? आपके 23 होते हैं। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो संलयन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है, उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? जाइगोट, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज के अंदर आधे गुणसूत्र स्पर्म से और आधे ओवम से। मतलब ये कंडीशन कैसी हो जाएगी आपकी? 2n डिप्लॉइड। मतलब 23 और 23 46 इसके अंदर हो जाए। तो मैं एक बात करूं कि स्पर्म के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 23। ये 23 गुणसूत्र होते हैं। और 23 कैसे होते हैं? बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं क्रोमोसोम। और इधर भी 23 होंगे। तो ये जो क्रोमोसोम होंगे, उन क्रोमोसोम को हम कह सकते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, और ये वाले जो क्रोमोसोम होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं? पैटर्नल क्रोमोसोम। मतलब मैं ये कहूं कि ये जो 23 क्रोमोसोम है, जो पेयरिंग में नहीं है, 23 के 23 कैसे अलग अलग है? ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 23। और 23 के 23 कैसे हैं? बिल्कुल एक दूसरे के अलग है। साइज में भी अलग है, शेप में भी अलग है, जीन के नेचर में भी अलग है, नंबर ऑफ जीन्स में भी अलग है। सभी क्या है? एक दूसरे से अलग है। सेंट्रोल में भी, पोजिशन में भी क्या है? सब में अलग है। तो मैं ये कहूं कि ये 23 क्रोमोसोम है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम की डेफिनेशन क्या हुई? जीनोम की डेफिनेशन हुई द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल इज नोन एज जीनोम। और ये जीनोम कैसा है? ये जीनोम है पैटर्नल जीनोम। इसी तरह का ये भी क्या होगा? ये जीनोम होगा, क्योंकि ये भी कैसा है? हैप्लॉइड है। लेकिन ये जीनोम कैसा है? ये है आपका मैटरनल जीनोम। तो क्लियर सी बात है जीनोम। तो जीनोम को हम कहें, अगर आपको सिंपल सा पूछा जाए कि भाई जीनोम क्या है, तो जीनोम के लिए हम सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी एक कोशिका में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है उसको हम क्या कह रहे हैं? आपके जीनोम कह रहे हैं। तो यहां से हम कहें कि हैप्लॉइड क्या होता है, तो हैप्लॉइड के लिए आपको लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी हैप्लॉइड मतलब किसी भी सेल का एक जीनोम, किसी भी सेल का एक जीनोम क्या कहलाता है? हैप्लॉइड कहलाता है। अगर डिप्लॉइड की बात करें तो किसी भी सेल का 2 जीनोम क्या कहलाएंगे? आपके डिप्लॉइड। 3 जीनोम होंगे तो क्या कहलाएंगे? ट्रिप्लॉइड कहलाएंगे। और ज्यादा होंगे तो क्या कहलाएगी? कंडीशन आपकी पॉलीप्लॉइड कहलाएगी। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट के अंदर 2 है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 23 क्रोमोसोम अलग हैं और ये जो 23 क्रोमोसोम मैटरनल साइड के हैं, ये पैटर्नल साइड के हैं, वो दोनों कैसे होते हैं? वो दोनों
दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर से होते हैं। मैं बात करूं कि क्रोमोसोम नंबर 1 कौन सी साइड का, पैटर्नल साइड का, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट मैटरनल साइड के क्रोमोसोम से कैसा होता है, बिल्कुल समान होता है। पूरी तरह से समान नहीं होता, कार्बन कॉपी नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः कैसा होता है, वो सिमिलर होता है। अब वो सिमिलर किस किस में हो सकता है, वो सिमिलर हो सकता है आपके वो साइज के अंदर सिमिलर हो सकता है, शेप के अंदर वो सिमिलर हो सकता है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर वो सिमिलर हो सकता है, इसके अलावा वो जीन्स कितनी प्रेजेंट है उसके आधार पर वो सिमिलर हो सकता है, और नेचर ऑफ जीन्स के आधार पर ये क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में, कौन से क्रोमोसोम, पैटर्नल साइड का फर्स्ट और मैटरनल साइड का फर्स्ट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समजात है। इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम इस दूसरे क्रोमोसोम के संग समजात, तीसरा तीसरे, चौथा चौथा, इस तरह से। इस जाइगोट में जब हम बात करेंगे तो जाइगोट के अंदर मैं ऐसे बताऊं इसको कि ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है जो पैटर्नल साइड का है, और ये मैं बात करूं कि ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है वो कैसा है, मैटरनल साइड का है। तो मैं इसके अंदर कहूं कि यहां पर ये कोई लोकस है और इस लोकस पर कोई जीन उपस्थित है, और वो जीन ये मान के चलो कि पादप की ऊंचाई के लक्षण को निर्धारित करती है, पादप की ऊंचाई को लक्षण को क्या करती है, निर्धारित करने वाली जीन इस लोकस के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस लोकस के बिल्कुल सामने वाले लोकस पे भी पादप की ऊंचाई को निर्धारित करने वाली जीन ही उपस्थित होगी, और ये दोनों जीन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिल्कुल एक दूसरे के सामने सेम लोकस पर उपस्थित है, उनको आपस में हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलील। क्लियर, यहां समझने की बात है। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये पैटर्नल साइड का फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम और ये मैटरनल साइड का फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम आपस में कैसे होमोलोगस है, और इनकी शेप भी समान होगी, इनकी साइज भी समान है, सेंट्रोमियर की पोजीशन भी इनके अंदर समान है, कितने जीन्स उपस्थित हैं उसके आधार पर भी ये समान है, और उस जीन्स का नेचर कैसा है उसके आधार पर भी, कि अगर यहाँ पर ये पादप की ऊंचाई को निर्धारित कर रही है तो इसके सामने यहाँ उपस्थित जीन भी किसको करेगी, आपके पादप की ऊंचाई को ही निर्धारित करेगी। अब पूरी तरह से जो कार्बन कॉपी है नहीं, मैंने कहा अभी ये हो सकता है कि यहां पर ये जो एलील है, ये जीन है, वो पादप की ऊंचाई के लंबे वाली जीन यहां पर उपस्थित है, पादप की ऊंचाई का लंबाई को निर्धारित करिए, और लंबाई कौन सी, और यहां पर ये हो सकता है ऊंचाई को निर्धारित करेगी, यहां पर भी जो जीन होगी वो ऊंचाई को ही निर्धारित करने वाली जीन होगी, लेकिन हो सकता है यहां पर पादप की ऊंचाई में कौन से, वो बोनेपन को निर्धारित करने वाली जीन होगी, तो पादप की हाइट को ही निर्धारित करने वाली जीन, लेकिन हो सकता है यहां पर वो लंबाई के लिए जिम्मेदार हो, और यहां हो सकता है वो उसके बोनेपन के लिए जिम्मेदार। तो आपस के अंदर क्या कहलाते हैं, आपके होमोलोगस। क्लियर बात। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके जीन विनिमय कहते हैं। क्लियर सी बात। अब मैं इसके अंदर और भी बात करूं कि ये जो जीन विनिमय की परिघटना होती है वो कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होती, ये हमेशा किसमें होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में संपन्न होने वाली परिघटना है। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, तो जब हम बात करें कि जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं, ये सेल साइकिल में ये G1, ये S, ये G2 और ये N। ठीक है, तो G1 में मैं कह रहा हूं कि G1 के अंदर ये गुणसूत्र है, ये कोई गुणसूत्र है। ठीक है, वैसे दिखाई नहीं देंगे इसके अंदर, इंटरफेज की किसी भी अवस्था के अंदर आपके क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे। दिखाई कब देंगे, दिखाई देंगे आपके डिवीजन फेज के अंदर, और डिवीजन फेज में भी किसके अंदर स्पष्ट, मेटाफेज के अंदर ये आपके स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जीवन में जो गुणसूत्र तो होंगे तो सही, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, और वो थ्रेड के रूप में यहाँ पे मौजूद है।
तो जीवन के अंदर ये मान के चले कि ये एक गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र कैसा है, एक क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है। आपको ये समझना है कि गुणसूत्र हम किसको कहते हैं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, इसको भी हम एक गुणसूत्र कहेंगे। अगर ये है इसको भी हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। इसको भी हम एक गुणसूत्र कहेंगे। लेकिन फर्क क्या है, फर्क है कि यहां पर क्रोमेटिड की संख्या अलग अलग है। यहां पर क्रोमेटिड की संख्या कितनी है, 1 है। यहां पर क्रोमेटिड की संख्या कितनी है, 2 है। यहां पर क्रोमेटिड की संख्या कितनी है, 3 है। यहां क्रोमेटिड की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन गुणसूत्र कितना है, 1 है, क्योंकि सेंट्रोमियर कितना है आपका, 1 है। तो सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। और जितने क्रोमेटिड होंगे उतने ही क्या होंगे उसके अंदर, डीएनए होंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी थी। तो हम बात करें कि जीवन के अंदर ये आपका क्रोमेटिड है, ठीक है। अब इस क्रोमेटिड में जैसे एस के अंदर जाएंगे, जीवन से एस में, और एस में हमने को पता है कि एस के अंदर क्या होता है, अपना रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन। मतलब कि जो भी आपका डीएनए है वो डीएनए क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है। तो मैं ऐसे कहूं कि यहां पर गुणसूत्र संख्या कितनी है सेल्स के अंदर, 46 है। तो इसका मतलब यहां पर कितनी संख्या हो जाएगी, 92। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता कि यहां पर ये जो डीएनए है, ये क्रोमेटिड है, वो क्या हो गया, डबल हो गया। ये क्या हो गया, डबल हो गया। कैसा हो गया आपका, डबल। तो यहां डबल तो हो गया, लेकिन यहां एस उपावस्था के अंदर जो आपका क्रोमोसोम बना है, वो क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड हैं वो एक ही सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, आपके लिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका गुणसूत्र बना वो कैसा है, आपका सिंगल गुणसूत्र है, लेकिन इसके अंदर क्रोमेटिड कैसे हैं, आपके 2 हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्रोमेटिड को, क्यों, क्योंकि इसी की कार्बन कॉपी है, इसी जीवन में ये था, और इसी का क्या हुआ, डुप्लीकेशन और एप्लीकेशन हुआ है। तो जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, दोनों का सेम है। तो जेनेटिक कंपोजिशन दोनों का सेम है, तो इन दोनों को अपन क्या कहते हैं आपस के अंदर, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, हम इनको कहते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड में कभी भी जीन नहीं होता, होगा किसके अंदर कि यहां पे ये मान के चलो ये कोई दूसरा गुणसूत्र है, तो ये दोनों तो आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो सिस्टर क्रोमेटिड में तो जीन में हो भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका तो पूरा जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, समान है। ये भुजा टूट के यहाँ लग गया, यहाँ पे लग जाए, कंपोजिशन तो सेम ही होगा। और इन दोनों को आपस में हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसका जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन अलग। क्यों, क्योंकि अलग क्रोमोसोम है, अलग क्रोमोसोम है। जो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये है आपका जीन विनिमय। और वो कहां पे रहा है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। तो क्लियर ये है कि सिस्टर क्रोमेटिड एक ही आपके क्रोमेटिड में रेप्लिकेशन से बने, इसलिए उनका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा, समान है, तो उनके अंदर जीन विनिमय नहीं होगा। लेकिन जब दो गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर जब आपके गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके जीन विनिमय हम कहते हैं। तो ये हमने बात की जेनेटिक्स की, कुछ बेसिक्स की बातों की, हमने बेसिक्स की चीजों की हमें बात की, तो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें एक और साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने जीन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, और जीन थ्योरी होती है कि एक ही गुणसूत्र पर जो जीन होती हैं वो लीनियर फॉर्म में उपस्थित होती हैं, और आपके जहां पर जीन उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके लोकस कहते हैं, हिंदी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, आपके विस्थल कहते हैं। दूसरी कि लिंकेज टर्म का प्रतिपादन और क्रॉसिंग ओवर की परिघटना भी थॉमस हंट मॉर्गन ने बताई थी, और इसके ऊपर बताई थी, एक्सपेरिमेंट किया था उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी के ऊपर। तीसरी बात कि इन्होंने जेनेटिक मैप का निर्माण किया ड्रोसोफिला में। इसके अलावा इन्होंने सेक्स लिंकेज की थ्योरी दी, और इसके अलावा इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी बताया। तो थॉमस हंट मॉर्गन भी आपके जेनेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। तो जब हम आनुवंशिकी की बात करें, जेनेटिक्स की जब हम बात करें, तो जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं, मेंडल को कहते हैं।
लेकिन मेंडल के समय आनुवंशिकी शब्द का कहीं पे भी नामो निशान तक नहीं था। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन था वो बैटसन के द्वारा सन 1905 के अंदर किया गया। इसी कारण हम बैटसन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी हम इनको कहते हैं। अब बात करेंगे आपके मेंडल की, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडल जो थे, मेंडल का जन्म जो हुआ था 18 जुलाई 1822, कई बुक्स के अंदर आपको 22 जुलाई 1822 भी मिलेगा, तो मोस्टली किताबों में 22 जुलाई 1822 दिया हुआ है। तो 22 जुलाई 1822 में आपके ऑस्ट्रिया प्रांत के सीजनड्रोफ प्रांत के सिलिशिया गांव में मेंडल का जन्म हुआ। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर के ऊपर किए थे, और उद्यान मटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 14 होती है, ठीक है। और इन्होंने जो अपने सबसे पहले निष्कर्ष पब्लिश करवाए थे वो पब्लिश करवाए थे इन्होंने 1866 के अंदर, और किस शीर्षक से करवाए थे, एक्सपेरिमेंटल ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक से इन्होंने अपने जो भी कंक्लूजन थे वो प्रकाशित करवाए थे एक पत्रिका के अंदर। लेकिन मेंडल को अपने जीवन भर जो भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी जेनेटिक्स के उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उन प्रतिपादन सिद्धांतों का इनको अपने जीवन भर में कभी भी श्रेय नहीं मिला। इनको श्रेय मिला जब इनकी मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 में, और उसके 16-17 साल बाद में 3 साइंटिस्ट आए, जर्मनी के कार्ल लोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, और ऑस्ट्रेलिया के आपके एरिक वॉन शेरमान। इन्होंने पुनः इनके सिद्धांतों के निष्कर्ष जो भी निष्कर्ष थे उनका पुनः खोज की, और 1900 के अंदर उन्होंने फ्लोरा नामक मैगजीन्स में इसको दोबारा प्रकाशित करवाया। और उसके बाद में दुनिया जान पाई कि वास्तव में मेंडल ने जो सिद्धांत दिए थे वो पूरी तरह से क्या थे, आपके सही थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल, एक बार दोबारा बात करेंगे उसके जीवन परिचय के। उसके बाद में मेंडल के नियमों की हम बात करने वाले हैं कि उसके अंदर आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मेंडल जब आनुवंशिकी पढ़ेंगे तो आनुवंशिकी, आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पारिभाषिक शब्दावलों की बात करेंगे कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं, हेमीजाइगस किसे कहते हैं, सेक्स लिंकेज क्या होती है, एक बार पुनः क्रॉसिंग ओवर की हम दोबारा बात करेंगे, है ना। तो ये सब चीजों की हम फिनोकॉपी क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन के लिए मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया, जिसके अंदर मेस्टुलेशन विपुंसन की हम बात करने वाले हैं, बेगिंग थैलीकरण की हम बात करने वाले हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, जिनका अपने को जेनेटिक्स समझने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः इससे आगे की हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। और आपके लिए जो ये कंटेंट के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है वो महाविद्यालय का YouTube चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर अपलोड की जा रही है, और उसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार चैनल के संपर्क में रहें। जो भी वीडियो अपलोड होगा आप उसका लगातार उसको अवलोकन करते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।